तो थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो ओपन नहीं हो पा रहा है। नहीं, हम कोई कल बात सुबह। नहीं, कोई बात नहीं, अपन कल देख लेंगे। चलिए। मेरी केवल आपसे एक अनुरोध ये है जी। कि 144 करोड़ लोगों के दो देश में लोगों को तक जल्द। पहुंचना हम्म। के लिए हमें ढेर सारे हनुमानों की आवश्यकता होगी। बराबर। यहाँ हनुमान का मतलब है कि वो एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सामर्थ है, बस केवल उसे याद नहीं है कि उसमें सामर्थ है। तो हमें इसमें दो काम करना पड़ेंगे। अभी एक एक तो, आपको बात कहें हम। हाँ हाँ बोलिए। अभी वर्तमान में 1 अगस्त को महाराष्ट्र का आयोजन है। लगभग लगभग न्यूनतम में अगर देखा जाए तो 15,000 जनसंख्या रहेगी वहाँ पर। ओके। जिसमें जिसमें वहाँ के सीएम भी रहेंगे। हम्म। और सेम वही कार्य का आयोजन गुजरात में होने वाला है 7 तारीख हम्म। को। हाँ हाँ। 7 अगस्त को। नहीं, जिसमें ये महाराष्ट्र में मुंबई में कब होने वाला है? पूना में एक अच्छा, अगस्त को पूना में 1 अगस्त को है। ओके। 1 अगस्त को, हाँ। हम्म। और वही आयोजन थोड़ा बड़े रूप में, उससे थोड़ा बड़ा रूप में, महाराष्ट्र से बड़े रूप में गुजरात में होने जा रहा है। ओके। जहाँ पर 99.9% प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर शामिल होंगे। इस यात्रा में आपको लगता है कि वर्तमान के राजनेता ये रुचि लेंगे? अ, मुझे हम उसमें थोड़ा फेसबुक सा संशय है। फेसबुक पर हम फ्रेंड रिक्वेस्ट लिस्ट में नहीं है। आपकी किस नाम से है? आ, नहीं, किसमें? मैथिली शरण गुप्त मेरा नाम है। फेसबुक पर भी यही नाम है? हाँ, फेसबुक पे भी नाम है। वैसे क्राइम फ्री भारत यदि आप सर्च करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हम्म, @क्राइम फ्री भारत। नहीं। हम सोशल मीडिया पर भी जो अभी जैसे कि हमने प्रधानमंत्री जी को, आदित्यनाथ योगी जी को, बालकनाथ जी को, इनको सभी को टैग किया था। मतलब फायर ही किया था हमने इनके ऊपर। हम्म। अब अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। हम भी सोच रहे हैं कि अभी तक रिएक्शन क्यों नहीं आया। अभी तक तो रिएक्शन आना चाहिए था। उसका नहीं आया तो दूसरा फिर एक और आज हमने एक वीडियो संचालित किया है। देखो, मेरा मानना ये है कि इन्होंने किसी प्रक्रिया के तहत कुछ पा लिया है। संभवतः उन्हें उन्हें यह पाने के लिए कुछ आर्थिक शक्तियों का सहारा लेना पड़ा। बराबर। यही कारण है कि हमें हम दो और हमारे दो के आरोप को सहना पड़ता है। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। समझ रहा। तो क्योंकि इनकी नीयत शुद्ध नहीं है। यदि नीयत शुद्ध होती तो जो 55 कानून भारत के समानता के अधिकार के विरुद्ध बनाए गए हैं वो विलोपित हो चुके होते। इवन जो आर्टिकल 370 हटाया गया है बड़े हाई ड्रामा के साथ, उसमें किसी ड्रामा की जरूरत नहीं थी। मैं आपसे एक प्रार्थना ये करना चाहूंगा कि यदि उसमें एक कंडीशन थी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कंसल्ट करना होगा, और यदि कंस्टिट्यूएंट असेंबली ही खत्म हो गई तो ये शर्त अपने आप में निर्मूल हो गई कि नहीं हो गई? क्या कहना आपकी है आपका? आपकी विचारधारा से सहमत है हम। तो मेरा आप ये कहना है कि इसका मतलब है कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए केवल प्रेसिडेंट को एक नोटिफिकेशन जारी करना था, और नोटिफिकेशन जारी करने के लिए हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप केवल एक कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव जो है अनुमोदित करके भेजने पर राष्ट्रपति जो है उसे नोटिफाई करने के लिए विवश हो सकते थे। अच्छा, ये इस आर्टिकल 30A संसद में कब लागू हुआ था और कब चर्चा हुई नहीं, थी इस पर? आर्टिकल 35A कभी संविधान में और कभी जो है पार्लियामेंट में लिया ही नहीं गया है, जाया गई नहीं है ये। हाँ, बराबर।
बिल्कुल सत्य। तो इसको भी मेरा हटाने के लिए मेरा कुछ मे, विशेष कानून की आवश्यकता भी नहीं थी। नहीं, मेरा ये कहना है कि आर्टिकल 35A एक असंवैधानिक आर्टिकल था, क्योंकि इस देश के प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन के द्वारा किसी आर्टिकल को पैदा करने की शक्ति हमारे संविधान ने नहीं दी है। बराबर। तो जब हम पार्लियामेंट में इसे विचारण कर रहे थे, तो पहला प्रश्न पार्लियामेंट को पूछना चाहिए था कि अच्छा, इसको हटाने के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले ये लाया कब गया, ये तो बताओ मुझे। बराबर। यदि ऐसा करते तो जो वर्तमान ड्रामा किया कि वहां गवर्नर रूल लागू किया, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर पार्लियामेंट में वो अधिकार दिखाए गए, फिर पार्लियामेंट को कंस्टिट्यूएंट असेंबली माना गया और फिर उसमें प्रस्ताव पारित किया गया, ये सब जो ड्रामा है, आपको नहीं लग रहा है कि ये बेकार का ड्रामा था? देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़े तथ्य से जो है ना अवगत कराता हूं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई, ये जो कश्मीर के पंडित जी हैं ना, उनके द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा, जिसमें वो मेजर जनरल जो कि बहुत बोलते हैं वो भी हैं, और इन लोगों ने एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और उसका मजनून ये था कि आर्टिकल 35A चूंकि कभी पार्लियामेंट में गए ही नहीं है, लिहाजा तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाकर जो आर्टिकल नोटिफाई कराया गया है, वो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप न होने के कारण नल एंड वाइड किए जाने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ढेर सारे नोटिस केंद्रीय सरकार को दिए गए। यदि केंद्रीय सरकार जो है ना यही सब बातें लिख के यदि सुप्रीम कोर्ट को भेज देती, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वाइड घोषित करने में कितने मिनट लगाता? हेलो, शायद मिनट भी नहीं लगते हमारे हिसाब से। तो फिर ये जो ड्रामा किया गया है, ये शुद्ध राजनीतिक ड्रामा है, जो किसी अच्छी नीयत से नहीं किया गया है। इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि व्यक्ति की विशेष व्यवस्था वहाँ पर जो जिस सिचुएशन बन रही हो उस हिसाब से भी कभी सोचा जाए तो? नहीं, तो हम ये कह रहे हैं कि जब समझाने के लिए नहीं, क्यों पब्लिक को समझाना है? सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करता था कि जो है ना ये चूंकि पार्लियामेंट में गया नहीं है, लिहाजा जो राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है वो असंवैधानिक है, लिहाजा इसे हम शून्य घोषित करते हैं। अच्छा, इतनी छोटी सी बात नहीं, ये बताओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अपना तर्क और तथ्यात्मक जानकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट को ना देना उनके घटिया चरित्र को दर्शाता है, एक घटिया राजनीतिक सोच को दर्शाता है। आप ये बताइए, मेरे भोपाल में ही माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि अजीत पवार ने जो गड़बड़ियां की हैं, अब उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और वो जेल में चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, ये उनके शब्द थे। कोई राजनीतिक व्यवस्था ना होने के बावजूद उन्होंने उसी अजीत पवार को 3 दिन बाद महाराष्ट्र का जो है उप मुख्यमंत्री बनाया। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है और क्यों बनाया आपने? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरा निवेदन ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब सबके अपने अपने विचार हैं। नहीं, मैं देखिए, आप ये बताइए, आज देश के ऊपर जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था थोपी हुई है वह 1860 के दशक में बनाई गई है,
और 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाई गई थी। ऐसी क्रांति दोबारा ना हो, इस मानसिकता से पूरी न्यायिक और पुलिस व्यवस्था जो है पैदा की गई थी, जिसकी सोच थी कि गुलाम भारतीयों को कैसे अपमानित किया जाए, उन्हें कैसे उत्पीड़ित किया जाए, उन्हें कैसे अपमानित किया जाए, उनमें हीन भावना कैसे पैदा की जाए और प्रक्रिया में उलझाकर उन्हें न्याय से कैसे वंचित रखा जाए, जिससे उनकी सोच में कभी भी ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती देने की हिम्मत पैदा ना हो। ये बात तो हम भी समझते हैं और इसीलिए तो हम तो आरबीआई नोट के माध्यम से भी समझा चुके हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, तो फिर उन्होंने जो नए 3 कानून बनाए हैं वो 1860 के ही कानून क्यों हमारे देशवासियों पर थोप के रखे हैं? क्या ये उनकी घटिया राजनीतिक सोच को नहीं दर्शाता है? बिल्कुल दर्शाता। 55 कानून जो देश की संविधान की समानता की व्यवस्था के विपरीत असंवैधानिक ढंग से बनाए गए हैं, उनको रद्द ना करना उनकी घटिया चरित्र को नहीं दर्शाता है? पुलवामा और पहलगाम जैसे देश में मुझे लगता है कि ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, आप ये बताइए, पाकिस्तान एक शत्रु देश है कि नहीं है? क्या हमारा यह संगठन एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले लेगा? हमें कोई बिना राजनीतिक उसका स्वरूप लिए हम पीछे से इस महापरिवर्तन को ला सकेंगे, जिसमें राजनीतिक कार्रवाई को बिना किए हम जो नहीं, एक मिनट मुझे आप समझा रहने दीजिए। देखिए, किसी पार्टी को तो हमें वोटिंग तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए एक पार्टी पैदा कर दी गई है ना। क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त स्वयं है। और ये पार्टी का ये निर्णय है कि ये कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगी। इस राजनीतिक पार्टी ने अपने कार्यालय पर पार्टी का बोर्ड भी नहीं लगाया है। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड में कहीं श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा भी नहीं किया है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी उस समय के लिए पैदा की गई है जिसमें हम लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थापित होने वाले जो 6 तरीके के चंद्रगुप्त हैं, गांव का चंद्रगुप्त, मोहल्ले का चंद्रगुप्त, कस्बे का चंद्रगुप्त, जिले का चंद्रगुप्त, राज्य का चंद्रगुप्त और देश का चंद्रगुप्त, ये 6 तरीके की मेरिट लिस्ट बना रहा है। और वह मेरिट लिस्ट है अपने लोगों को जोड़ने की, जिसमें उस चंद्रगुप्त को अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और अपने जिन संगठनों से वो जुड़ा है उनके लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में अपने आप को स्थापित करना है। जो गांव की मेरिट लिस्ट है उसमें जो अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आएगा, उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और पंच सरपंच का टिकट उसके घर पे पहुंचाएगा। अच्छा, एक बात बताएं, थोड़ा सा एक मिनट मुझे कह लेने दीजिए। 1 मिनट लगेगा इसमें केवल। मन में कुछ विचारधारा भी आती है तो कभी कभी 1 मिनट, मुझे जस्ट 1 मिनट में वो बात कहने दें तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। जो मोहल्ले पे नंबर 1 आएगा उसे पार्षद का टिकट और चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट अपने आप उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। जो कस्बे में मतलब टाउन में नंबर 1 आएगा उसके घर पर चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और मेयर का टिकट पहुंचा दिया जाएगा। जो प्रांत लेवल पे नंबर 1 आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो 2 और 3 पर आएगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। और जनसंख्या के आधार पर जो 15 से 45 के बीच आएगा वो राज्य सरकार का मंत्री बनेगा। और जनसंख्या के आधार पर जो 90 से 400 के बीच में होगा उसके पास विधायक का टिकट
और चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट पहुंचा दिया जाएगा। अब यही व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर की गई है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्वजनों को जोड़कर नंबर 1 पे आएगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जो दूसरे और तीसरे स्तर पे आएगा वो उप प्रधानमंत्री बनेगा, जो 4 से 82 के बीच में आएगा वो केंद्रीय मंत्री बनेगा, और जो 543 में आ जाएगा उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट उसके घर पहुंचाया जाएगा। इस प्रक्रिया में हम चंद दिनों में 100 करोड़ को पार कर जाएंगे, चंद दिनों में, क्योंकि वो मॉडल मैथमेटिकल मॉडल है। 10 into 10 into 10 into 10 इन 9 days इट बिकम्स 100 करोड़। और ये बहुत ही आसान है क्योंकि हम 144 करोड़ में से 44 करोड़ को पहले ही छोड़ दे रहे हैं। हमारा टारगेट केवल 100 करोड़ है। 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं, जिन्हें किसी भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। तो हमारे मॉडल में उन्हें संकल्प लेना है, प्रयास करना है, लेकिन 100 करोड़ में से 90 करोड़ जुड़ने के बाद यदि किसी को भी नहीं जोड़ पाते तो भी ये मॉडल काम करेगा। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास केवल 1 दिन है, और 1 दिन में 10 लोगों को संकल्पित करके जोड़ना है। इसका मतलब है 144 करोड़ लोगों के देश में केवल 9 करोड़ लोगों को ही अपने स्वजनों को, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से वो जुड़ा है उसके मात्र 10 लोगों को जोड़ने से 99 करोड़ का क्लब में वो सम्मिलित हो जाएगा। आपको कुछ बात कहें हम? एक मिनट, मुझे आई विल टेक हाफ मिनट मोर। जो बात कहना चाहते हैं हम। हाँ जरूर, कहिए। चलिए हम इस बात को आप अपनी बात कहिए, आप कहिए अपनी बात। हाँ कहिए प्लीज। व्यक्ति, आप एक पुलिस की सर्विस की है आपने जी, एक पुलिस की तरह आपने समाज को, देश को देखा है जी। क्या एक नॉर्मल मानव की तरह जीवन जीकर आपने एक मानव की तरह सोचकर मानवों के बीच में जाकर रहकर देखा है? अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जगह में। देखो, यदि उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो मुझे दूसरा जन्म लेना होगा, और मुझे ये बदलाव चंद दिनों में इसी जीवन में लाना है। तो ये प्रश्न अपने आप में निर्मूल हो जाता है। नहीं, हमने बताया ना कि हम अपने जो परिवार को जो बड़ा करने वाले हैं, घर से बाहर निकलने के बाद ही बड़ा कर पाए। जो आज हम इतनी बड़ी तादाद में सर्व समाज हमें जानती है, तो उसका कारण ही यही है कि हम घर से बाहर निकले। घर से जब तक हम बाहर नहीं निकले थे हमें कोई नहीं जानते थे, यानी कि हमारे आश्रम के अलावा, आसपास के लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता था। लेकिन जब हम अपनी विचारधारा लेकर उनके बीच में पहुंचे, उन्हें ये पता लगा कि हमारे समाज का भी कोई व्यक्ति है या सर्व समाज का भी कोई एक व्यक्ति है जो संत संप्रदाय है और जगाने का प्रयास करता है। तो धीरे धीरे आज वो प्रचार इतना हो गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से वहां तक पहुंचे, यानी कि भारत के 6.5 लाख गांव तक हम पहुंचने का प्रयासरत में हैं और पहुंच रहे हैं सफलता से। मेरा उनके बीच में पहुंचना पड़ा। मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा एक और दूसरा कि कोई भी व्यक्ति आज मतलब इतना सेल्फिश व्यक्ति है कि बिना मतलब के कोई व्यक्ति जुड़ता नहीं है, जब तक उसे अपना कोई उसके अंदर मतलब नहीं होगा, स्वार्थ नहीं होगा। ओके, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अगर इस संगठन से, इस पार्टी से जुड़ता है, आज की अर्थव्यवस्था को देखते हुए आज अगर इस पार्टी से अगर वो जुड़ता है तो उसे क्या लाभ? आज वर्तमान में उसे क्या लाभ भाई? वो अपने इतने लाभ छोड़कर आपकी पार्टी को ज्वाइन क्यों करेगा? पहली बात कि वो प्रचार प्रसार भी करे, उसके पास में समय नहीं, भागा दौड़ी में। वैसे ही प्रशासन की अलग वर्ग परेशानी, कानून अलग बने हुए हैं, जो ऐसे कानून जो थोपे गए हैं उन कानून के बीच में पीसा जा रहा है। हम खुद पीसे हैं उसके अंदर और हमें उसकी जानकारी है। और कांग्रेस सरकार के समय तो इतना भ्रष्टाचार था कि हमारे जैसे निर्दोष व्यक्तियों को भी जेल का मुंह देखना पड़ा था। हम खुलकर बोलते हैं, अपने विचार रखते हैं।
बड़े बड़े संतों में, मठों के और नेताओं के बीच में भी रखते हैं। कहते हैं कि हमारे साथ में ऐसा हुआ था, आज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी संतों की विचारधारा, प्रधानमंत्री हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है कि जो हमारे देश को, धर्म को, समाज को मजबूत बनाए, आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाए, घर घर आर्थिक स्थिति से पहले पहुंचे। जब उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी तब कहीं जाकर वो अपने देश को और धर्म को समझ दे सकता है। ऑलरेडी वो 24 घंटे तो गधे की तरह, मशीन की तरह चले जा रहा है पैसे के पीछे। अब उसके पास में पैसा इतना है ही नहीं कि जो पर्याप्त मात्रा में उसको मिले और वो समझ दे समाज को और देश को। वो घर बैठे बैठे भी नहीं दे पा रहा है, तो बाहर कब निकलेगा? तो बहुत आर्थिक स्थिति में मजबूत हो ऐसा व्यक्ति सोचता है। क्योंकि हम तो जन जन में जाते हैं, घर घर जाते हैं, तो हर विचारधारा, हर स्टेट की विचारधारा पता है हमें कि हर स्टेट में क्या क्या बहुत ठीक कहा चल रहा है। बहुत ठीक कहा आपने। देखिए, हम एक संत संप्रदाय से हैं, शायद आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन हमारे संत संप्रदाय की ओर से शिक्षा, पहले हमारे संत संप्रदाय में कहते हैं कि पहले परीक्षा, फिर उसका दाखिला और फिर उसकी पढ़ाई। हमारे संत संप्रदाय में ये सिस्टम चलता है। क्योंकि पहले ऐसा ना हो कि चेला बनाया जाए और चेला गलत गतिविधि पे पाया जाए और गुरु का नाम बदनाम हो। और गुरु का नाम बदनाम होता है। हमारे बीच में कई ऐसे फ्रॉड भी चल रहे हैं जो देशद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं, जो बदनाम करने का प्रयास करते हैं। उनके कारण अच्छे संतों की भी महिमा को दिक्कत आती है, परेशानी आती है, सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, उनको सवाल जवाबों को जवाब देना पड़ते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक हमारा ये पर्सनली निवेदन है आपसे कि कुछ आज वर्तमान में इतनी पार्टियां हैं। मैं क्या, यदि आपकी बात समाप्त हो गई हो तो मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कहिए। ओके, तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जुड़े, यह मेरे चिंतन का कोर विषय है। हमारे कष्ट का विषय ये है कि हम इतने नालायक हैं, हम इतने मूर्ख हैं, हम इतने दुष्ट हैं कि ना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, ना अपने बच्चों का स्वार्थ देख रहे हैं। हम तो यही निवेदन कर रहे हैं कि भाई साहब आप स्वार्थी बन जाओ। क्योंकि यही चल रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं ये चल रहा है और मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं चल रहा है। हमारी जो मेन प्रॉब्लम ये है कि हम स्वार्थी नहीं है। क्यों नहीं है स्वार्थी? नहीं, देखिए, आपका स्वार्थ क्या होना चाहिए कि आपको अच्छा भारत मिले। आपका स्वार्थ होना चाहिए कि आपके बच्चों को अच्छा भारत मिले। तो अच्छा भारत तो है नहीं ना वहां पर। आपके ऊपर तो 1860 के गुलामों के नियम थोपे हुए हैं। 1860 के गुलामों के नियम भारतीय। एक मिनट, जस्ट मिनट, मुझे प्रतिक्रिया देने दीजिए ना, आपकी बात खत्म हो गई है। तो मेरा कहना केवल इतना है कि 1860 के नियम जो बनाए गए थे, जो व्यवस्था बनाई गई थी, जो लाट साहबी व्यवस्था बनाई गई थी, वो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और उन्हें प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखकर तोड़ देने के लिए बनाई गई थी, जिससे उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने का दुस्साहस ना हो। हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने वही व्यवस्था हमारे ऊपर क्यों थोप के रखी है? तो हमारी तो प्रॉब्लम यही है कि हम स्वार्थी नहीं है। हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि 55 कानून हमारे संविधान के विरुद्ध जो है ना बनाए गए हैं। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है प्रेम्बल में, द बी पीपल ऑफ इंडिया। अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमें तो कोई बी पीपल दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर आंबेडकर को छोड़ के सभी राजे महाराजे जमींदार थे, उनमें बी पीपल तो कोई था ही नहीं इस देश का। चलो, जो कुछ भी उन्होंने किया, 80% हिस्सा तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रख दिया उसमें। चलो, वो भी ठीक है। जो 20% हिस्सा हमारे बाबा अंबेडकर लेके आए हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं,
आप इन जो दुष्ट बातें कह रहे हैं राजनेताओं ना, ने उसका लेफ्ट राइट एंड सेंटर उल्लंघन किया, 55 कानून बना दिए उस संविधान के का जो है ना को किनारे रखते हुए। ये सभी राजनेता असंवैधानिक हैं, ये सभी लोग जो है स्वार्थी हैं, इन्होंने देश के साथ जो है षड्यंत्र रचा है। इन्होंने डरे हुए अंग्रेजों से उनकी शर्तों पर जो है ना देश की स्वाधीनता स्वीकार की, और इतने दुष्ट हैं कि उन्हें जो है 1946 में अच्छी तरीके से मालूम था कि जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन के समय कितने भारतीयों को जो है ना हत्याएं की थी, कितने लोग महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, कितना जो है ना धर्मांतरण हुआ था, आपके इसका इसका जो है ज्ञान उस समय इनको था। फिर इन्होंने जो है भारत को जब बट रहा था तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की? जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे। छोटी सी बात महोदय, छोटी सी बात। अच्छा, ये आपके जो विचार हैं ये एक लाइव वीडियो से प्रेषित करते होंगे आप? इसके लिए हमने 8000 से ज्यादा वीडियोस बनाए हुए हैं। अच्छा, इसके लिए हमने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। जो आप स्वार्थ कह रहे हैं, अरे भाई हम आपको 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल का रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और उस व्यक्ति को भी दे रहे हैं जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है, और भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं ले रहे हैं। तो भैया ये इसमें आपको अपना स्वार्थ नहीं दिख रहा है? हम आपको एक ऐसी भोजन व्यवस्था दे रहे हैं जिसमें मोदी जी का 5 किलो आटा नहीं है, जिसमें दूध है, दही है, घी है, फूल है, फल है, सब्जियां हैं, शहद है और जीवन वर्धक औषधियां हैं। और ये कोई फ्री भी नहीं है, ये बिना भारत सरकार के खजाने पे एक पैसे का बोझ लाए ये जमीन पे उतारने के लिए हमें भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं चाहिए, हमें टैक्स पेयर के एक पैसा नहीं चाहिए। हम भी चल रहे हैं, यही विचारधारा लेकर मैं हम भी चल आपको रहे हैं। नहीं, हम आपको इसका डॉक्यूमेंट देते हैं। बात करने पे क्या किसी के हल्के फुल्के जवाब भी सुनना कंटिन्यू रनिंग में तो चलिए बोरिंग। आप बिल्कुल आगे बात करिए, प्लीज आगे बताइए आपका क्या व्यू है। हम एक काम करते हैं जी, कल सुबह स्क्रीन शेयरिंग के साथ में कुछ चर्चा होगी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लंबा भी हो जाता है तो और भी काम रिक्त हो जाते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी हम ट्रेन में हैं, मेरे ख्याल से बाकी यात्रियों को भी दिक्कत हो रही होगी। बराबर। तब मॉर्निंग में चर्चा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, और हम लोग जो है लाइव चर्चा करेंगे, क्योंकि यह चर्चा देश से छिपाई जा रही है। मुख्य मुद्दों को जो है हम जो है यदि हम एक ऐसा भारत पैदा कर सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति गरीब ही ना हो और भारत सरकार के खजाने पे एक पैसे का बोझ ना आए, तो भैया इस देश के राजनेताओं के पेट में दर्द क्यों है? महोदय क्यों दर्द है, मुझे बताइए ना। कहते हैं कि समय अनुसार अगर एक बार अंतिम बोल दिया जाए तो उसके बाद में स्टॉप कर लेना चाहिए। मैं मानता हूं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। हम कल बात करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।